इंतजामात मुकम्मल कर लिए। मरकजी कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात एहलकारों से गैर जानिबदार रहने का हल्फ लिया गया है। तीर संभालेगा कमान या बल्ला मारेगा मैदान, शेर की होगी धाड़ या पतंग भरेगी उड़ान, फैसला कल हो जाएगा। इंतखाबात के इंतजामात मुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल रूम भी कायम है। कोई शिकायत हुई तो इजारा फौरी होगा। पोलिंग अमला एक रोज पहले ही तलब कर लिया गया। 24 जुलाई की रात मर्द अमला पोलिंग स्टेशन में गुजारेगा। खाने पीने का सामान भी साथ लाने की हिदायत कर दी गई। 25 जुलाई सुबह 6 बजे से काम शुरू हो जाएगा। बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्स समेत दीगर सामान पाक फौज की जेर निगरानी इंतजामिया और पोलिंग अमले के हवाले किया जाएगा। इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात एहलकार भी गैर जानिबदार रहने का हल्फ उठा चुके हैं। पाक फौज भी आम इंतखाबात 2018 के अमल को शफाफ बनाने के लिए मुतहरिक है। मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए फौजी दस्तों की तैनाती का मरहला मुकम्मल कर लिया गया है। ISPR के मुताबिक इलेक्शन ड्यूटी के लिए मुल्क भर में फौजी जवानों को तैनात किया गया। इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करना है। याद रहे, मुल्क भर में आम इंतखाबात का इनेकाद 25 जुलाई को होगा। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। बात हो रही है इलेक्शन के रुख करते हैं लाहौर का। यहाँ भी इंतखाबी अमले को इलेक्शन के सामान की तरसील का अमल जारी है। इस वक्त नुमाइंदा आज न्यूज अतीक मलिक इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। उनसे वहां की सूरत हाल जानते हैं। अतीक, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। वक्त देखा जाए तो आज ही का दिन है, कल इलेक्शन है। कैसी सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, कल 25 जुलाई है और कल जो है पूरे पाकिस्तान में आम इंतखाबात जो है वो होने जा रहे हैं। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी आम इंतखाबात की तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं इंतखाबी सामान की तरसील के हवाले से, तो इलेक्शन कमीशन लाहौर की जानिब से लाहौर के जितने भी रिटर्निंग अफसरान थे उनको जो है इंतखाबी सामान जो है वो फ्राहम कर दिया गया है। और इंतखाबी सामान में जो है वो इंतखाबी फहरिस्तें जो है और इसके अलावा जो है वो बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर्स जो है वो मौजूद और दीगर मुतल्लिका सामान जो मौजूद है और वो उन तक पहुँचा दिया गया है। और 8 बजे के बाद जितने भी प्रिजाइडिंग अफसरान थे वो यहाँ पर अपने सामान इंतखाबी सामान की मसूल के लिए वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो उनका जो तरसील का जो अमल है वो जारी है। और अभी तो जो है पाक फौज के ताज़ा दम दस्ते भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो तमाम तार इंतजामात की निगरानी कर रहे हैं। और पुलिस की भी भारी नफरी यहाँ पर, जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उनकी तादाद बताता चलूँ तो उनमें पोलिंग स्टेशन में जो है 3387 पोलिंग स्टेशन लाहौर में कायम किए गए हैं। और उसके साथ साथ पोलिंग बूथ की तादाद जो है वो 11,552 जो है वो बताई जा रही है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और अगर मैं आपको रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बताऊं तो इस वक्त जो लाहौर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद जो है वो 53,98,662 है। और इसके साथ जो है वो मैं आपको बताता चलूं कि लाहौर का सबसे बड़ा हल्का जो रजिस्टर्ड वोटर के लिहाज से था वो उसकी तादाद जो है 5,33,557 है। और सबसे छोटा हल्का इसके साथ जो है वो NA 135 बताया जा रहा है, जिसकी तादाद जो है 2,56,481 है। और इसके साथ साथ मैं आपको पोलिंग स्टेशन 415 है, जबकि NA 135 में ही सबसे कम तादाद जो है 181 है। जी बहुत शुक्रिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लाहौर के बाद अब रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद का, जहां F84 कॉलेज में फौज की निगरानी में बैलेट पेपर्स की तरसील का अमल जारी है। इस पर बात करते हैं। आसिफ नवीद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। आसिफ नवीद, बताइएगा इस्लामाबाद में कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? कैंपेनिंग अब बंद हो चुकी है और अब जो वक्त है वो इलेक्शन का है जो कि कल से शुरू होना है। देखिए, जिस तरह कि आपने कहा कि कैंपेन तो रात 12 बजे तमाम सियासी जमातों ने बंद कर दी गई थी। इस वक्त कैंपेन तो तकरीबन बंद है, लेकिन जो इंतखाबात के को अमली शक्ल पहचान देने के लिए वो जो इंतखाबी साजो सामान है उसकी तकसीम का काम शुरू कर दिया गया है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इस वक्त यहाँ पर F84 कॉलेज के अंदर पहुँचना शुरू हो गए हैं। चूँकि इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं, तीनों हल्कों के जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो मरहलावार उनको जिस हिसाब से टाइम दिया गया उस हिसाब से वो पहुंच रहे हैं, यहाँ पर अपना सामान जो है हासिल कर रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर काबिल तशवीश बात ये थी कि जो यहाँ पर ख़वातीन प्रिजाइडिंग ऑफिसर थी उनसे हमारी बात हुई तो चूँकि गवर्नमेंट ऑफिशियल थे उनको मना किया गया कि मीडिया पे ऑन कैमरा बात ना की जाए, लेकिन उन्होंने अपने शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि यहाँ पर कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो अपने घर से सामान लेकर आई हैं
डिस्ट्रिक्ट के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो सामान हासिल करने के बाद, जिसमें बैलेट पेपर्स और स्टैंप पैड है और स्टैंप्स हैं, ये हासिल करने के बाद उस पोलिंग स्टेशन में ही रात क़याम करेंगे। तो जहाँ तक मर्द जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो भी परेशान थे, लेकिन जो खवातीन है वो खासी परेशान दिखाई दे रही हैं। उनका ये कहना है कि हम छोटे छोटे जिन बच्चे हैं जिनके उनके लिए खासी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ेगा। जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने कुछ लचक दिखाई। उनका ये कहना था कि जो खवातीन को प्रॉब्लम है वो अपने हस्बैंड के साथ, अपने भाई के साथ, अपने वालिद के साथ भी रात क़याम कर सकती हैं। लेकिन अब जो शहरी इलाकों से जिनकी दूर दराज इलाकों में आप हमें अपडेट करें, इस्लामाबाद में हाल है इलेक्शन कैंपेनिंग के बाद खास से कि शहर कायद में इंतखाबी सामान की तरसील की सूरत हाल वो क्या देख रहे हैं। जी वकास। जी बिल्कुल, इलेक्शन के हवाले से जो सामान है उसकी तरसील का काम इस वक्त आखिरी मराहिल में जा चुका है। तकरीबन कराची के 6 अजला हैं, उन 6 अजला में 6 जो कैंप ऑफिस बनाए गए हैं, उन कैंप ऑफिस में सामान की तरसील जो है मुकम्मल की जा चुकी है। अब होगा ये कि अगले मरहले में जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उनको उन कैंप ऑफिस से सामान दिया जाएगा। फ़ौज, रेंजर्स और पुलिस की निगरानी में वो अपने अपने पोलिंग स्टेशन में वो अपनी सरबराही में वो सामान को लेके जाएंगे और फिर इंतखाबात का अमल कल से शुरू हो जाएगा। इस तरह से आज ये काम जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन कैंप ऑफिस में सामान की तमाम तरसील जो है मुकम्मल की जा चुकी है। प्रिजाइडिंग अफसरान अब आज किसी भी वक्त अपने सामान को लेके अपने पोलिंग स्टेशन जाएंगे और ये काम होना आज शुरू हो जाएगा। इसके लिए सर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि तकरीबन कराची में 11,500 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें तकरीबन 5,500 के करीब इंतहाई हसास और 5,000 के करीब हसास पोलिंग स्टेशन इस शहर में मौजूद हैं। और इनमें जो सख्त सिक्योरिटी जो रखी गई, इंतहाई जो हसास करार दिए जाने वाले पोलिंग स्टेशन हैं, वहाँ पर फ़ौज, रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हंगामा आराई के खदशात हैं, जिसकी वजह से उन्हें इंतहाई हसास करार दिया गया था। साउथ जोन में तमाम तर जो पोलिंग स्टेशन जो ऐसा जोन है जिसमें या तो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है या फिर हसास पोलिंग स्टेशन है, इसी वजह से वहाँ पर सबसे ज़्यादा नफरी को कोड मार्क और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत के बगैर बैलेट पेपर गिनती में शामिल नहीं होगा और 9 खानों वाली मखसूस मोहर लगाना जरूरी होगी। वोट कैसे डालना होगा, कौन सा वोट गिनती में शामिल और कौन सा खारिज होगा, इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिर्फ ऑफिशियल कोड मार्क वाला बैलेट पेपर तस्लीम होगा। बैलेट पेपर पर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत लाजमी होंगे। वोटर मार्क के बगैर वाला कोई बैलेट पेपर गिनती में शामिल नहीं होगा। को वोट दिया जाए, मोहर का निशान उसी इंतखाबी निशान पर वाज़ेह तौर पर लगा हो। बैलेट पेपर पर कोई कागज या कोई और चीज लगाई गई तो बैलेट पेपर खारिज तस्वुर होगा। एक ही निशान पर एक से ज़ायद बार या एक ही निशान पर मोहर वाला बैलेट पेपर तस्लीम होगा। इंतखाबात 2018 में मुल्क भर के वोटर्स की तादाद 10,60,55,000 तक पहुंच गई है। सूबों में वोटर्स की मजमूई तादाद का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। मुल्क भर के 10,59,55,000 वोटर्स 25 जुलाई को हक राय दही के जरिए बेहतर उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात 2018 में मर्द और खवातीन वोटर्स में फर्क 1,25,00,000 तक पहुँच गया है। मर्द वोटर्स की तादाद 5,92,00,000 जबकि खवातीन के 4,67,00,000 वोट रजिस्टर्ड किए गए हैं। पंजाब में 6,06,00,000, सिंध में 2,23,00,000, खैबर पख्तूनख्वा में 1 करोड़। इंतखाबात 2018 के लिए मुल्क भर में 85,307 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं, जबकि 20,789 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गुज़िश्ता इंतखाबात की निस्बत मुल्क में मजमूई तौर पर पोलिंग स्टेशन की तादाद में 15,000 का इजाफा किया गया, जिसके बाद अब 307 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। मुल्क भर में मर्दों के लिए 23,358 और खवातीन के लिए 21,679 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि खवातीन और मर्दों के 40,236 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन भी कायम किए गए हैं। आम इंतखाबात में मुल्क भर के 20,789 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। पंजाब में पोलिंग स्टेशन की तादाद 47,813 है, जिनमें से 5,646 को हसास करार दिया गया है। सिंध में 17,747 पोलिंग स्टेशन में से 5,776 को हसास करार दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में 12,000
634 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 7,386 पोलिंग स्टेशन हसास हैं। बलूचिस्तान में पोलिंग स्टेशन की तादाद 4,420 है। सूबे में 1,768 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पोलिंग स्टेशन की तादाद 7,097 है, जिनमें हसास पोलिंग स्टेशन की तादाद 173 है। इधर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अवाम की सहूलियात के लिए हालिया इंतखाबात में हर 1 किलोमीटर के बाद एक पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है। मुल्क भर में पोलिंग स्टेशन कितने हैं, इसकी तादाद का तो हमने जिक्र कर लिया और कुछ सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा ले लेते हैं। जिक्र करेंगे पंजाब का, जहां 1 लाख से ज्यादा पाक फौज के जवान और 1.5 लाख से ज्यादा पुलिस एहलकार पोलिंग स्टेशन पर तैनात होंगे। हसास पोलिंग स्टेशन पर 7 कंट्रोल रूम भी मॉनिटर किया जाएगा। लाहौर से गजनफर खान की रिपोर्ट दिखाएंगे। 25 जुलाई आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। पंजाब भर में आम इंतखाबात के लिए 1 लाख से ज्यादा पाक फौज के जवान तैनात होंगे, जबकि 1.5 लाख पुलिस के एहलकार भी ड्यूटी करेंगे। शहर लाहौर में पोलिंग डे पर 20,000 पाक आर्मी के जवान और 25 SP, 50 से ज्यादा DSP समेत 35,000 पुलिस एहलकार फराइज से अंजाम देंगे। हसास पोलिंग स्टेशन पर 3 दर्जाती सिक्योरिटी होगी। 3,673 पोलिंग स्टेशंस में से 600 से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है, जिन पर CCTV कैमरों की मदद से भी नजर रखी जाएगी। इलेक्शन से कबल उम्मीदवारों से मुलाकात, स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग, पोलिंग डे पर अमन व अमान बरकरार रखना और हंगामा आराई को रोकना भी पुलिस अफसरान के फराइज में शामिल होगा। डॉल्फिन, PRU और दीगर फोर्सेस भी पोलिंग स्टेशन के अतराफ में गश्त पर मामूर होंगी। गजनफर खान, आज न्यूज, लाहौर। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो जिक्र होगा लाहौर में होने वाले बड़े सियासी टाकरों का। हमारे साथ ही रहिए। हो गई है तो ऐसे में ये जान लेना बहुत जरूरी है कि कौन से हलके से कौन कौन से उम्मीदवार हैं और किन में कड़ा मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ऐसे में हम जिक्र कर लेते हैं लाहौर के कुछ अहम हलकों का। यूं तो यहाँ पर 14 हलके हैं, लेकिन 6 अहम ऐसे हलके हैं जिनको बहुत दिलचस्प समझा जा रहा है, इसलिए कि वहां कड़े मुकाबले और बड़े मुकाबले एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। इस पर सबसे पहले बात करेंगे NA 125 की और देखते हैं वहां कौन से अहम उम्मीदवार हैं, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं यास्मीन राशिद की, जो कि PTI से है। 2013 में भी इन्होंने यहीं से इलेक्शन से हाफिज सलमान बट है। अच्छा, 125 के बाद अब जिक्र करते हैं 127 का। तो NA 127 से देखते हैं कौन से उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी के चौधरी अदनान सरवर हैं, जबकि PTI के जमशेद इकबाल और सबसे ऊपर नून लीग के हैं अली परवेज। ये 3 अहम कंटेस्टेंट्स हैं। यहां से अब देखते हैं कि इन उम्मीदवारों में से कौन पोजीशन ले जाता है। ये तो इलेक्शन के जब रिजल्ट सामने आएंगे तभी पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा अहम हल्का 6 अहम हल्कों में से जो है वो है NA 129 का, और NA 129 पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं सरदार अयाज सादिक। इसके अलावा है PTI के अब्दुल अलीम खान और तो यहां भी बहुत बड़ा और कांटेदार मुकाबला, तगड़ा मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा आगे चलते हैं और NA 130 का जिक्र कर लेते हैं। NA 130 जो कि एक बड़ा हल्का है और PTI के शफकत महमूद, MMA के लियाकत बलोच और नून लीग के ख्वाजा अहमद हसन यहां से खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह है कि कैसा मुकाबला ये 3 बड़े बड़े कंटेस्टेंट एक दूसरे को यहां पर देते हैं। इसके अलावा NA 31 का भी जिक्र करेंगे और NA 31 पर देख लेते हैं कि कौन कौन से बड़े उम्मीदवार हैं। तो सबसे पहले नून लीग के उम्मीदवार का जिक्र करते हैं, साद रफीक, और इसके अलावा PTI के इमरान खान, चेयरमैन PTI, और MMA वकार नदीम जो है इस हल्के से खड़े हो रहे हैं। और जिन 6 हलकों का हम जिक्र कर रहे हैं जो कि अहम समझे जा रहे हैं, उसमें से आखिरी हल्का है हल्का 133, बज़ाहिर छोटा नजर आने वाला हल्का, लेकिन बहुत ही अहम और कुछ अहम चेंजेस भी यहाँ पर हुए हैं। नून लीग से आपने देखा होगा कि इख्तिलाफ रखने वाले ज़ईम कादरी जिन्हें टिकट नहीं मिला था, अब एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वो खड़े हो रहे हैं इस हल्के से। इसके अलावा PTI के एजाज अहमद चौधरी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिनको ज़ईम कादरी की जगह टिकट मिला, यहाँ से वो है मोहम्मद परवेज मलिक। तो ये अहम तरीन टाकरा समझा जा रहा है। अब देखना यह है कि नून लीग के ही जो वोटर्स हैं वो आया इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर चल पड़े। पहले इत्तेजाज साहब कैसे हैं आप? जी शुक्रिया। इत्तेजाज साहब जी शुक्रिया। जरा आवाज उनकी कर दीजिएगा। इत्तेजाज साहब कल आपको क्या नजर आ रहा है?
क्या होने जा रहा है कल एतजाज साहब? राणा साहब, पाकिस्तान में माजी के अलावा कोई पेशिंग गोई नहीं की जा सकती। क्या चीज एतजाज साहब, सॉरी फिर बोलिएगा। मैंने अब किया कि माजी के अलावा पाकिस्तान में कोई पेशिंग गोई नहीं की जा सकती कभी भी। अच्छा, ओके। तो फिर अगर पेशेंट गोई नहीं की जा सकती तो कल हम करें क्या? कल का इंतजार करें, कल वोट पड़ेंगे और वोटर फैसला करेंगे पाकिस्तान की किस्मत का। अच्छा। और बहुत से लीडर्स ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की है वोटर को, दूसरों को गालियां दे दे के, गाली गलोच करके। ठीक है। और उसमें मेरा ख्याल है एक शाइस्ता आवाज रही है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की। अपनी यंग एज पे भी उसने बुजुर्गों को, जो ज्यादा सीनियर लीडर्स हैं मुस्लिम लीग नवाज के और मुस्लिम लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के, उनको एक तर्ज सियासत की सिखाई है, उसका सबक दिया है। और मेरा ख्याल है जैसे मैंने कहा कि मादी के अलावा कोई पेशिंग गोई नहीं की जा सकती, वो इस वक्त लोगों का रुझान अब जो अगर टर्न हुआ है किसी तरफ, वरना वोटर बहुत पोलराइज रहा है। वोटर मेरे ख्याल में बहुत पोलराइज रहा है, अपनी अपनी पोजीशन पे बैठा हुआ है, वहाँ से हिलने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर किसी ने कोई ऑप्शन दिया है, लोगों ने शराफत की सियासत किसी के जबान से सुनी है, तो वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जबान से सुनी है इस कैंपेन में। ठीक कह रहे हैं आप जी कि उसका इम्पैक्ट भी पड़ा है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो कैंपेन है उसमें काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं, क्योंकि थोड़ा सा मेरे ख्याल में ब्रीदिंग स्पेस भी मिला है पीपल्स पार्टी को, स्पेशली इन पंजाब जी। सिद्रा भी हमारे साथ है, एतजाज हसन साहब, सिद्रा इकबाल और नदीम इकबाल साहब भी है। सिद्रा, probably you want to ask him a question about, let's go for the मंशूर। मंशूर में किसी का जिक्र नहीं है कि पैसे वापस कैसे किए जाएंगे, अगर चौधरी साहब से पूछ लें। एतजाज साहब, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल होगा कि आपने जिस तरह कहा कि एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल एनालिस्ट एग्री कि बिलावल भुट्टो जरदारी की कैंपेन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है, मैनिफेस्टो आइडियोलॉजी बेस्ड रही है, लेकिन एज फार एज द इकोनॉमिक एजेंडा इज कंसर्न, अगेन ही इज टॉकिंग अबाउट द किसान प्रोग्राम। इसके अलावा उन्होंने एक प्रो पुअर होना हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा है, उसको स्ट्रेंथन किया है। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा इकोनॉमिक सिचुएशन है, क्या वो रिलीफ जो प्रॉमिस कर रहे हैं पॉपुलेशन को, लोगों को, किसानों को, वर्किंग क्लास को, वो डिलीवर कर पाएंगे? डॉलर की और बाकी सूरत हाल जो हमारे मुल्क में है वो हमारे सामने है, कर्जों की भी। ये जो डॉलर का है और जो राणा साहब कह रहे हैं कर्जों की बात, ये तो हर किसी के लिए प्रॉब्लम बनेगी। ये तो मुस्लिम लीग नवाज कुछ ऐसा छोड़ चली है कि जितने इन्होंने कर्जे ट्रिलियंस, 9 ट्रिलियन बढ़ा दिए 5 सालों में कर्जे, ये तो एक बहुत बड़ा अजाब और बोझ छोड़ चले हैं। हमारे पे जितना कर्जा है, इसका मैं आपको अर्ज करूँ, आई पुट इट इन अ डिफरेंट वे। लोग कहते हैं कि लोग किसी के शख्स के बारे में कि वो बड़ा खुशकिस्मत है, बड़ा उस पर अल्लाह ताला मेहरबान रहा है, तो उसका वालिद उसके लिए 2 मकान, 4 फ्लैट, 1 फैक्ट्री और 25 एकड़ या 100 एकड़ ज़रूरी जमीन छोड़ गया। देखो जी, वो बड़ा खुशकिस्मत है, बिजनेस भी छोड़ गया वाले। और लेकिन हम अपनी अगली आइंदा 5 नस्लों की कमाई खा चुके हैं। जो हमारी आइंदा 5 नस्लों ने अपनी मेहनत से अपनी जो कमाना है, जो भी कुछ उन्होंने ग्रोस डोमेस्टिक प्रोड्यूस करनी है, वो हम खा चुके हैं। और उनके ये बोझ सिर्फ हमारे पे नहीं है, पर अगली नस्लों पे आप सोचें जो हम छोड़ के जा रहे हैं, कि वो जो कमाएंगे, जो अपने मसल पावर से, अपनी ब्रेन पावर से
अपनी प्रोडक्टिविटी जितनी भी वो करेंगे वो हम पहले ही खा चुके हैं। तो ये बड़ी बदनसीब कौम है और आइंदा नस्लें भी वो इस कौम की बड़ी बदनसीब नस्लें होंगी जिनको हमारे जैसे पेशरा मिले और मिल रहे हैं। तो ये तो बहुत सीरियस मामला है, बहुत ही सीरियस मामला है। और राणा साहब कह रहे थे कि किसी मंशूर में इनकी बारे इसका कोई जिक्र नहीं, जिक्र तो है लेकिन सोल्यूशन का जब मंशूर देती है पॉलिटिकल पार्टी तो अमूमन इसमें आप देखें 3-4 चीजें करनी पड़ेंगी जो भी गवर्नमेंट में आएगा। पहली और नागुज़ीर तौर पे करनी पड़ेगी। पहली तो यह है कि इम्पोर्ट या दरामदाद को कम करना पड़ेगा, उसका बिल डाउन करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे ये नामुमकिन सी बात है क्योंकि सबसे बड़ी इम्पोर्ट आइटम जो है महंगा, जिसकी डॉलर की महंगाई के साथ बढ़ जानी है कीमत, वो आपका तेल है जी, पेट्रोल है। अच्छा, दूसरी चीज जो आपको करनी है, लाजिम करनी है, वो है कि आप गैर तरक्याती बजट में कमी वाक़ न करें। तरक्याती बजट में ना भी करें तो गैर तरक्याती बजट जो कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और भारी, बहुत भारी है हमारी सिविल और मिलिट्री स्टेट की जो स्पेंडिंग है ऑन सैलरीज एंड पेंशन, वही बहुत बड़ा है। उसको आप कम करेंगे तो कैसे करेंगे? जंग लड़ रहे हैं आप मुसलसल और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आप किसी को निकालते हैं तो हंगामे खड़े हो जाते हैं। और तीसरी चीज ये है कि आप टैक्स की बेस, टैक्सेशन बेस बढ़ाएं। ये 3 तरीके हैं ये डेट की भी इशू को रिजॉल्व करने के लिए। और ये अनस्टेटेड तौर पे गो अनस्टेटेड इन दी मैनिफेस्टो, ये हर कोई भी जमात आई उसको ये करना पड़ेगा। ये 3 इश्यूज को किसी न किसी तरह टैकल करना पड़ेगा, वरना चौथा मसला मामला तो IMF का है। वो IMF आपको मजीद कर्जों में के बोझ तले दबा देता है और मजीद कर्जे लेने पड़ते हैं जो कि एक मुश्किल ऑप्शन है। फिर उनकी कंडीशन जो है वो वही ये 3 चीजों में। लेकिन एतजाज साहब मेरा एक छोटा सा सवाल है। देखिए, अगर हम ये इम्पोर्ट्स जो है उसमें अगर हम इम्पोर्ट कमोडिटीज जो है सितरा नदीम साहब, इसको अगर हम थोड़ा सा कम करते हैं तो 300 से 500 मिलियन डॉलर बच जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हम जो तरक्याती बजट्स की आप बात कर रहे हैं, गैर तरक्याती सॉरी, उसकी जो बात कर रहे हैं आप, उसको अगर हम कट डाउन करेंगे तो वो ठीक है, उसमें काफ़ी पैसा बच सकता है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल राना साहब मेरे जहन में आता है कि गैर तरक्याती बजट, जैसे कि एतजाज साहब ने इशारा दिया, इसमें इंक्लूड होते हैं लोग पेंशनर्स जो हैं जिनकी लाइफ लॉन्ग मुलाजमतें हैं, यानी अगर आप स्टील मिल्स, PIA, रेलवे की बात करें। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर हमेशा से इन लोगों की प्रोटेक्शन के हवाले से रहा है और उन्होंने हमेशा अपोज किया प्राइवेटाइजेशन ऑफ PIA, ऑफ स्टील मिल्स। तो फिर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भर के, अगर कल को हम मिसाल के तौर पर अस्यूम करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो उनका मंशूर तो प्रो पुअर है, वो तो सैलरीज और पेंशनर्स के हुकूक की बात करते हैं, और जब गैर तरक्याती बजट को कम करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे? हाँ, वैसे ये बड़ा इम्पोर्टेंट। क्यों नदीम साहब, व्हाट डू यू से अबाउट दिस? देखिए, इकोनॉमी की जब हम पाकिस्तान को देखते हैं ना तो हमेशा मैं एज ए लेमैन हम सिर्फ देखते हैं उस हमारा जो वाइट इकोनॉमी सामने नज़र आ रही है, हमारा GDP भी उसी पे बेस्ड होता है। वेयर एज के वेरियस स्टडीज़ इंडिकेट कि पाकिस्तान की जो अनडिक्लेयर्ड इकोनॉमी है, जिसको ब्लैक इकोनॉमी कहते हैं, दैट इज़ अबाउट 40 to 50% के बीच में कहीं। ठीक, कुछ रिसर्च में 41 है, कुछ में 50, एवरेज अबाउट 42-43% आता है। 42-43% एक बहुत ज़्यादा आपके पैरेलल इकोनॉमी है। यही वजह है कि आप देखें कि अभी डॉलर फॉल कर रहा है, हालात ख़राब हैं, लेकिन मार्केट्स में देखें, मॉल्स देखें, रेस्टोरेंट्स देखें, इवन के ऑटोमोबाइल की 2 ब्रांड्स 800 सीसी से 1300 सीसी की गाड़ियां जो हैं उनकी सेल 14% बढ़ी है जनवरी से लेके जून तक, 30 जून तक। सो ये सारा कुछ जो इसी तरीके से रियल एस्टेट सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, कोई फर्क नहीं पड़ा।
कंस्ट्रक्शन हो रही है, रियल एस्टेट में बहुत थोड़ा सा फ़र्क आया है। तो ये वो जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है उसको अगर हम शामिल करके अपना जीडीपी निकालें तो इतना खौफनाक हालात है भी नहीं। और हमारे पास अनलाइक यूरोप ये ब्लैक इकॉनमी एक ऐसा पैड है जो कि हमारे जो वाइट इकॉनमी को जो शॉक्स आते हैं तो ये एक शॉक अब्जॉर्बर का काम देती है। आई एम नॉट डिफेंडिंग इट बट दिस इज द रियलिटी कि हमें इसको देखना चाहिए। अब जैसे इत्तेज़ार साहब ने कहा कि इम्पोर्ट्स, आई डू एग्री। राना साहब आप देखें, अगर फिगर्स को देखें आप कस्टम्स की को उठा के तो इंसान हैरान रह जाता है कि हम किस तरफ से गरीब मुल्कों में शुमार किए जाते हैं। हमारी इंपोर्ट्स तो देखें, फूड इंपोर्ट के कभी आप फिगर्स देखें, जो फूड इंपोर्ट हो रहा है, दालें हम कनाडा से इंपोर्ट कर रहे हैं गरीब आदमी की, ठीक है, और लग्जरी से लग्जरी जो इंपोर्टेड फूड है वो आपको मार्केट में मिलता है। टॉयलेटरीज में चले जाइए, कॉस्मेटिक्स में चले जाइए, कॉस्मेटिक्स की बात ना करें, सिद्रा नाराज हो जाएगी। की बात कर ले, जान बचाने वाली अद्वियात हमारे यहाँ कितनी महंगी तो ये अगर आप इनकी इंपोर्ट को सिर्फ आप अपनी लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट के ऊपर कंट्रोल करें, देने से अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। लेकिन उसमें हाथ कौन डाले, क्योंकि रिटेल सेक्टर आ जाता है। रिटेल सेक्टर जो है वो एक ऑपरेट कर रहा है, होलसेल रिटेल सेक्टर जो कि आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। हर रिटेल सेक्टर जो है उसके लोग यही लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, जो कि पीपल्स पार्टी में भी हैं, पीटीआई के पीछे भी है, नून लीग के पीछे भी हैं। तो वो कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो उनको हाथ डालते हुए जरा हिचकिचाहट महसूस करती है। लेकिन कभी ना कभी हमें इस चीज को एड्रेस करना है। हमें अपनी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को, जब हमें अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं या अपने कर्जों की बात करते हैं तो हमें इसको जरूर अकाउंट फॉर करना चाहिए। इत्तेज़ार साहब, सिद्रा ने एक बात की थी कि आपका जो बजट है, मतलब आपका जो मैनिफेस्टो है उसमें आप वर्कर की बहुत उसको इनकरेज करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। सो इस सूरत हाल में जो सिचुएशन जा रही है मुल्क की, उसमें कैसे करेंगे आप सारी चीज़ें एडजस्ट, सबको पूरा कैसे करेंगे? लेट मी पुट इट दिस वे साहब, सबका ख्याल कैसे रखेंगे? और एट द वेरी सेम टाइम ये जो सर पे तलवार लटक रही है, अगर कोर्ट्स में कह रहा हूँ मैं, IMF आपको पैसे दे भी देता है, वोट तो आप डालें, इलेक्शन लड़े, उसके बाद जनाब डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होनी चाहिए आपकी, ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें कैसे चलेगी साइड बाई साइड? देखिए, ये प्रायोरिटी की बात है। रियासत के पास इतना तो है कि रियासत के वसाइल से आप मिसाल के तौर पे ऑरेंज ट्रेन बना लेते हैं, 240 अरब रुपया उस पर लगा देते हैं, जिसका अल्टीमेटली फायदा सिर्फ 1 लाख आदमी को होना है। इट्स मेजर ड्रामेटिक प्रोजेक्ट जो ड्रामेटिकली नजर आता है एक चेंज लाते हुए, पर अल्टीमेटली देखा जाए तो 100,000 people will move from point A to point Z or anywhere in between in a given day, and वो भी subsidized, heavily subsidized ticket उसको 20% of the value of the ticket बाकी रियासत पे कर रही है। तो रियासत अगर प्रायोरिटाइज करे इस किस्म के प्रोजेक्ट को छोड़ के, वो हॉस्पिटल्स पे लगाए पैसा, वो स्कूल पे लगे और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगे। और हमने इसमें प्रपोज किया किसान कार्ड, हमने इसमें प्रपोज किया फूड कार्ड, हेल्थ कार्ड। ये जो रियासत अब सब्सिडी मिसाल के तौर पे 1 लाख आदमी को सब्सिडी जो दे रही है। सी इफ आई गो बैक, एतजाज साहब की बात में बहुत वजन है। देखिए 2008 के सर्कमस्टांसेस को हम अक्सर नहीं देखते, हम सिर्फ उसका पॉलिटिकल एक तज्जिया करते हैं। 2008 में दुनिया एक रिसेशन में गई राना साहब, और इसकी वजह से पाकिस्तान वाज परहैप्स वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज। उससे पहले तो हम बात कर रहे थे ना कि जी तेल की, ईंधन की कीमत बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जहाज कैसे चलेंगे, हमारी इकोनॉमी कैसे चलेगी, मिलें कैसे चलेंगी। 2008 में पूरी दुनिया में एक फूड सिक्योरिटी के हवाले से क्वेश्चन आया। उस वक्त लोग ये नहीं कह रहे थे बैंक्स कोलैप्स कर रहे थे, लेकिन लोगों के पास खाने को नहीं था।
It was, I think, it was a major fiat for the Pakistan People's Party government at that time कि उसने पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन को उस तरह बढ़ने नहीं दिया। अब उसका हमें खमियाजा आगे भुगतना पड़ा और उसके बाद अगले 5 साल Why do we go for like short term strategies? सर क्योंकि 2013 में हमारी पॉलिसीज को कंटिन्यू नहीं किया गया। अभी इंपोर्ट्स की यहाँ पे बात हो रही थी, आप देखिए साल 2013 में पाकिस्तान की इंपोर्ट्स थी $40 बिलियन, 2017 में आपकी इंपोर्ट्स हो गई हैं $60 बिलियन। और अगर हम एक्सपोर्ट्स की तरफ नजर डालते हैं, 2013 में हमारी एक्सपोर्ट्स थी $25 बिलियन और आज आप $23 बिलियन पे खड़े हैं, तो आपका ट्रेड डेफिसिट तो एक्सपैंड करता जा रहा है। मैं इसी में इस तरह की बात में ऐड करूंगा कि जो आप इंपोर्ट की जो फिगर्स की बात करते हैं, तो आई थिंक वी मस्ट सी कि ये जो 2 साल थे 2016-17, इसमें आप जरा ब्रेकअप देखें कि इंपोर्ट्स बढ़ी किस वजह से। उसके अंदर आप देखेंगे द हाईएस्ट सेक्टर जिसके अंदर आई थिंक 264% का इंक्रीज है, दैट इज योर रेलवे, ठीक है, जिसमें आपकी ऑरेंज ट्रेन भी आई है, जिसके अंदर सी पैक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी आया है, आपके पावर प्रोजेक्ट्स लगे हैं, उसकी मशीनरी भी आई है। सो वो चीजें हैं जिनको आप देखेंगे तो शायद 2019 में आपको इनकी जरूरत नहीं होगी और एक सब्सटेंशियल इंपोर्ट फिगर नेचुरली आपकी नीचे आएगी, क्योंकि उससे पहले वो नहीं था। तो अभी हम एकदम जब सिर्फ ऊपर वाली फिगर की बात करते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि ये था क्या एलिमेंट, तो आप देखेंगे कि 60-70% तो आप वो चीजें मंगवा रहे थे जो कि आपके डेवलपमेंट रिलेटेड थी, सी पैक रिलेटेड थी, आपकी ट्रेन्स थी, रेलवे बोगीज आई हैं, इंजन आए हैं, इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आए हैं। जस्ट टू टेक दैट फॉरवर्ड अगेन, देखिए अभी हमने मेट्रो ट्रेन बना ली, ऑरेंज ट्रेन बना ली, उसका जो टिकट है, जब हम कहते हैं कि जी सिर्फ 1 लाख रुपए 1 लाख लोगों को फायदा देगा, जो एतजाज साहब भी अभी कह रहे थे, आपने उसका टिकट हेवीली सब्सिडाइज करके 20 रुपए किया है। तो ठीक है, फौरी तौर पर वो हमारे बजट में नजर तो नहीं आएगा कि इतना बड़ा आप कोई चीज खरीद रहे हैं, लेकिन उसको इवन आउट होने में, उसको ब्रेक इवन होने में आई थिंक एक बहुत लंबा अरसा लगेगा। बिल्कुल एग्रीड। मैं तो सिर्फ इंपोर्ट फिगर्स की बात कर रहा हूँ कि इंपोर्ट फिगर्स में हमारी ये जो 2 साल की जो बहुत डिस्कस हो रही है जी, इंपोर्ट इतनी है, उसके अंदर फैक्टर ये है कि हमारे वो हमें जो लॉन्ग रन में ना, अगर आप पिछले 3 डिकेड्स का डिकेड टू डिकेड चले या 5 ईयर्स के ऊपर देखें फिगर्स को, तो हमें जो लॉन्ग लास्टिंग कंटिन्यूस जो डैमेज है इस मुल्क में इंपोर्ट्स का, वो आपकी लग्जरी आइटम्स है, वो फूड है। आप व्हाई कांट वी गो फॉर दिस थिंग के मैं इत्तेजाज साहब से पूछता हूँ, आप दोनों से भी पूछूंगा, क्यों मुमकिन नहीं है कि हम 15 साल की, 20 साल की, 25 साल की एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएं और बना के उसको बिल्कुल हम बंद कर दें, और उसको कोई SRO कहते हो, क्या कहते हो आप लोग, SROs ना निकले और उसको उसी तरह इम्प्लीमेंट किया जाए, जो मर्जी हुकूमत आए वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन अपनी करती रहे। क्यों नहीं हो सकता ऐसे? क्यों इत्तेजाज साहब, क्यों नहीं हो सकता ऐसे? कोई इकोनॉमिस्ट पकड़े, कोई पॉलिटिकल पार्टी से जिसको अलिफ बे आती हो इकोनॉमी की, उनको 1-2 बंदा उसमें डाले, हर पॉलिटिकल पार्टी का बंदा हो उसमें। इकोनॉमिस्ट हमारे पास बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट भी हैं, उनको भी रखे, एक कमरे में रखे, एक बिल्डिंग में रखे, उनको बंद कर दे वहां पे कि जी इतनी रहो तो 6 महीने रहना है, 5 महीने रहना है, फिर इकोनॉमिक पॉलिसी बना के एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी आप साइन कर दें, जिस मर्जी की हुकूमत आए उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती रहे। क्यों तो साहब आइडियली तो ये हो, आपकी बात बड़ी ठीक है, आइडियली ऐसा ही होना चाहिए जिस तरह पोप को इलेक्ट करते हैं बिशप। पर आप जब इम्पोर्ट की बातें कर रहे हैं, इम्पोर्ट की 2 बातें मैं अर्ज करना चाहूँगा। एक तो जिम्मन, क्योंकि आपने बीच में कहा कि अगर कॉस्मेटिक्स की इम्पोर्ट बंद की, उनको रेस्ट्रिक्ट किया तो सिदरा इतराज करेंगी। सिदरा से मुराद मेरा ये था कि बहुत सी खवातीन इतराज करेंगी, तो सिदरा को टारगेट कर देता है। सिदरा को कॉस्मेटिक्स की जरूरत नहीं है। She looks good without. She will look good even otherwise. Thank you, Ehtizaz साहब. I take that as a compliment. अब रही बात जो चीपेस्ट की इम्पोर्ट्स हैं, वो एक्स्ट्रा बजटरी इम्पोर्ट्स हैं। उनमें तो हमें अभी पार्लियामेंट को ये नहीं बताया गया कि उसकी वो इंटरेस्ट रेट क्या है, लोन्स जो लिए जा रहे हैं उनमें पार्लियामेंट के सामने तो रखा ही नहीं गया। उनमें से एक मुआहदा भी, एक प्रोजेक्ट भी पूरी तरह नहीं रखा गया। These imports that we are talking about, and Sidra mentioned that imports which have to be placed before the Parliament
under a final budgetary document, और उसमें ये पता लगता है कि कितनी इंपोर्ट ड्यूटी आई है, कितना कस्टम्स ड्यूटी आई है, कितनी इंपोर्ट आई है। ये कस्टम्स वगैरह में भी से नहीं गुजरी ये मशीनरी जो चीनी लेके आ रहे हैं, और चीनी आ रहे हैं और हमारा इन्वेस्टेड लेबर लेके आ रहे हैं। ये अभी किस करवट बैठेगा ये ऊँट, ये हमें पता नहीं अभी, क्योंकि इन्वेंटेड लेबर लेके आ रहे हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट यहाँ जनरेट नहीं हो रही। साहिवाल में इन्होंने इतना बड़ा पावर प्लांट लगा दिया है, नॉट अ सिंगल साइज वाली, और ये पासबुक पतन वाला, उकाड़े वाला कोई इंगेज किया गया है। और ये क्योंकि जॉब इज द बिग थिंग, डेवलपमेंट ऑफ जॉब। अब इन्वेस्टमेंट उनकी आ रही है, किस कॉस्ट पे आ रही है हमें कोई पता नहीं। आई बीन इन दी पार्लियामेंट अंटिल वेरी एस्टैब्लिशमेंट जो है, इसके बारे में 2 मटीरियल पर मैं पहुंचा हूँ हाल में। एक तो ये तो रियासत से जो है कि एस्टैब्लिशमेंट से ज्यादा पावरफुल है। 1998 में नवाज शरीफ का ने प्रशासन दिया था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास, वो भी एक सिद्दीकी थे, और सिद्दीकी में वो सजावती शाह साहब थे, और एक सिद्दीकी जस्टिस सिद्दीकी के जरिए उन्होंने वहां उधर मचा दिया था और बगावत करवा दी थी नवाज शरीफ ने। इस वक्त तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, इस वक्त तो जेल में बैठे हुए उसको जिस तरह की बगावत करवा दी है अदालत में, ये मियां नवाज शरीफ और शरीफ इस्टेब्लिशमेंट भी करा सकती थी। आपने देखा, आपको ये भी याद होगा कि किस तरह मलिक कयूम और चीफ जस्टिस राशिद अली खान पे दबाव डाल के उनसे फैसला लिया, वो माफिया मांगते रहे कि कल जाके माफी मांग लेंगे, राजी कर लेंगे मियां साहब को, आज इसका एक रात गुजार लेंगे, कल फैसला दे दूंगा, सजा मैक्सिमम दूंगा, 5 साल दूंगा, जायदाद सारी जब्त कर दूंगा। बिल्कुल ये सारा सुप्रीम कोर्ट से पेपर चली जाती है पेश पर, इनको डिनाई नहीं किया गया आज तक, और जुडिशरी क्रम्बल हो गई नवाज शरीफ के सामने, जबकि वो 3 जज आला अदालतों के 3 जज मलिक कयूम, राशिद अली खान और तीसरे जज जो बेंच पे बैठे थे मलिक कयूम के साथ, वो सब सारे लोग, लेकिन मियां नवाज शरीफ को किसी ने हाथ नहीं लगाया, कोई इन पे हरफ नहीं आया। जमान सिद्दीकी में उन्होंने बगावत कराई जब कोयटा बैंक, आपको याद होगा कोयटा बैंक से गया था स्पेशल जहाज से जी, और कोयटा बैंक के 2 बिल्डिंग में अपने चीफ जस्टिस ने जिनको उनका लॉयर बनाया था उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर दे दिया कि वो काम नहीं कर सकता चीफ जस्टिस, और अदालत क्लिक हो गई, और 10 के दिन में मलिक असद के केस में फैसला करके और चीफ जस्टिस को हटा मारा। अब ये बगावत इन्होंने शौकत अली सिद्दीकी की सूरत में की है, कराई है। जो इंसान सिद्दीकी के याद कजन है, जो उनके मशहूर याद के भतीजे हैं, इनमें से एक उनका रिश्ता बड़ा करीबी रिश्ता है उनका। अच्छा, तो मैं इस नतीजे में पहुंचा हूँ कि ये शरीफ खानदान को किसी तरह हाथ नहीं लगाया जा सकता। अच्छा, लेकिन अभी तो वो जेल में है, और जाहिर है कि जेल में अब तो पहली बात, जैसे आपने खुद कहा कि अभी चीफ जस्टिस जो मौजूद है उनकी वजह से एक सही मानों में सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, तो फिर तो वो जेल में चले गए। बहुत सारे लोग इसको पॉलिटिकल उसके अंदर भी देख रहे हैं, और आपको याद होगा आपने मेरे शो पे ही कहा था कि ऐसे लगता है कि जैसे सब कुछ शरीफ खानदान को बचाने के लिए हो रहा है, उनको ज़्यादा पॉपुलर बनाने के लिए हो रहा है। क्या इस बात के अंदर आज भी आप कायम हैं जबकि वो जेल के अंदर है, या आप समझते हैं कि नहीं, जो कुछ हो रहा है वो जेन्युइनली जस्टिस है जिससे वो गुजर रहा है?
नहीं, ये तो इनको बहुत फायदा पहुंच रहा है इसका। पर एक चीज और मुझे मेरे लिए माननी बड़ी मुश्किल है। मियां नवाज शरीफ जिस कदर जेल से घबराते हैं और आज भी वो बीमार हुए हैं, हालांकि एकोकार्डियोग्राम उनका अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आया है, जो आज की खबर है, लेकिन एक आज चैनल उनको बहुत ही बीमार बता रहा है, बहुत ही ज्यादा बीमार बता रहा है। तो बाकी चैनल बताया और अखबारात में आया है कि वो टीम की रिपोर्ट भी मुनासिब है, कोई उनको इसकी तकलीफ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो न्यूज चैनल पे चल रहा है उनकी एकोकार्डियोग्राम की रिपोर्ट भी ठीक है, लेकिन ये साबित करता है कि मियां साहब कितना घबराते हैं जेल जाने से। ये जो ऐसी बड़ी सरकारी नहीं या बेनजीर भुट्टो नहीं जो 5-5 साल 10-10 साल 11-11 साल जेल काट ले। वैसे ये कंपैरिजन हर जगह हो रहा है। ये बात की जा रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पास देखें, यानी जरदारी साहब, बेनज़ीर साहिबा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कभी ऐसी खबरें यानी अगर हम पास में भी देखे नहीं आती थी कि जी बहुत तकलीफ में हैं या उन्होंने ये कंप्लेन की कि मच्छर काट रहे हैं या बाथरूम साफ नहीं है, व्हाटएवर दैट वाज, दे बेयर्ड इट एंड दे फेस्ड इट। क्या वजह है कि अब ये किस तरह रिफ्लेक्ट करेगा? बल्कि आप दोनों क्या समझते हैं कि चौधरी साहब का तो ये कहना है कि इससे उनको फायदा हो रहा है, लेकिन क्या इज इट परहैप्स बीन इंटरप्रेटेड एज वीकनेस एज वेल? क्या इसको वीकनेस भी गर्दाना जाएगा? मेरा ख्याल है कि ये जो एक सवाल उठाया जा रहा है कि इसको वीकनेस, तो मेरा ख्याल है कि इसको वीकनेस भी गर्दाना जाएगा इन कमिंग फ्यूचर, क्योंकि जो बात अभी चॉइस साहब कर रहे हैं, चॉइस साहब आपके पास भी दोबारा इसी पे आएंगे हम, लेकिन जो बात वो कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अब उनको वो कंप्लेंट्स कर रहे हैं जबकि निकलने की कोशिश कर रहे हैं शायद जेल से या जो भी है। सर थोड़ा सा मेरा इससे अंदाज़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि उनको सूट नहीं करता अभी हॉस्पिटल जाना। अगर पॉलिटिकली जैसा कि आप कह रहे हैं कि फ़ायदा उठाए तो फ़ायदा उठाएंगे कल के दिन के लिए, तो उनको फ़ायदा उठाना है। बेल का बताइए कि कह रहे हैं कि इमीडिएटली आफ्टर टुमारो यानी 30th को जो उनकी डेट है, बेल के इम्कानात हो सकते हैं। तो केस को अगर देखें तो आपको लगता है कि मरियम और मियां साहब दोनों बाहर आ सकते हैं जमानत के ऊपर 30 को? चौधरी साहब मेरी बात आपने मुकम्मल नहीं होने दी। जी जी सर, मेरी बात जरा मुकम्मल हो जाने के आपको कुछ बात, मेरा ख्याल है कि आगाही होनी चाहिए अगर मैं बात मुकम्मल कर सकूँ तो। जी जी करिए सर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मियां साहब जेल से बहुत घबराते हैं, ये तो वाज़ेह हो गया। और इसको अगर इसके मुखालिफ पीपल्स पार्टी की क़यादत को देखें तो पता लगता है मियां साहब कितने घबराते हैं जेल से। पिछली दफा जेल गए थे तो 1 साल के अंदर मुशर्रफ से डील करके, मुशर्रफ से एमआरओ करके, सर्दियों की वफाकत से, हरीबी की वफाकत से, जिसमें काफी टाइम लगा होगा, तो दस्तखत करके बहेगा 1 साल के अंदर आप यहाँ से गायब हो गए थे और शरीर 40 में चले गए थे। अब ये बात को पता है कि 10 साल कैद सजा सुनाई जा चुकी है, 10 साल कैद एक अदालत ने सुना दी है और उनकी बेटी को 5 साल कैद सुना दी है। और मियां साहब इस बस्ती के ये जानते हुए कदम रहते हैं कि मानने को दिल में मानता कि ऐसा हुआ होगा बगैर किसी डील के। कोई डील उस दिन पहले हुई होगी तो मियां साहब को ये तसल्ली देती है कि 10 साल की कैद जो अदालत ने एक अदालत को सुना दी है और अपनी बेटी को भी साथ ले आए हैं, मरियम को, जो उनको बहुत प्यारी बेटी है। तो माशाअल्लाह बेटियां सबको प्यारी होती हैं। मरियम ने बड़ा हाथ अदा किया वालिद के साथ चलने का, जो भाई उनके नहीं अदा कर सके, भाई भागे में बगैरे, पर मरियम उनके साथ है। उस बेटी को भी 7 साल जिनको सजा हुई भी है, मियां नवाज शरीफ लेके पाकिस्तान वापस लौट आए। मुझे यकीन नहीं आता कि एक शख्स जो जेल से इतना घबराता हो वो अपनी बेटी को भी 7 साल की कैद जिसको सजा हुई हो वो लेके आ जाए
जब से कोई डील न हुई हो। ये कोई डील के तहत आए हैं, पहले डील हुई है फिर उन्होंने आने का किया है। अच्छा चोई साहब, मुझे चोई साहब एक बात बताइए, अगर डील हुई है, अगर डील हुई है तो किसके साथ डील हुई है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुई है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुई है? मैं जरा खुल के बात कर लूं, या किसके साथ डील हुई है? कौन है वो जो लोग जिनके साथ डील करके आए? डील तो किसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही हुई है ना। अच्छा, अब गवर्नमेंट जो मिल रहे हैं इनको आवाज नहीं आ रही यार, मैं आवाज चोई साहब की नहीं आ रही। उनको गवर्नमेंट जो राहत मिल रहे हैं, आवाज आ रही है, वो पैगाम रसानी पर काम नहीं कर रहे हैं। चोई साहब हम दोबारा कॉल करते हैं, आपकी आवाज बहुत ज्यादा, आवाज बहुत खराब है। चोई साहब दोबारा कॉल कर लेते हैं। चोई साहब कह रहे हैं डील करके, ठीक है डील देखें, ये जो अगर ऐसा है तो ये आज से फिर नहीं है, ये राइट फ्रॉम द बिगनिंग है। अप्रैल से देखें आप जरा 2 मिनट, जो भी सियासी देखने वालों को भी पता है कि पाकिस्तान की सियासत का, अगर 30 मई को खाकान अब्बासी की जगह मोहम्मद नवाज शरीफ साहब स्टेप डाउन करते तो आप सोचिए हालात होते कॉन्स्टिट्यूंसीज में। उनकी हुकूमत करके उतर रहे थे, लोगों के गिले थे, शिकवे थे, वोटर का मसला था, लेकिन हुआ उसके बरक्स। ठीक है, बरक्स ये हुआ कि जितने भी आप इवेंट्स ले लें, उनका पनामा से अकामा पे आउट होना, तमाम बयानिए मुझे क्यों निकाला, सारा वो करते करते हर इवेंट ने, इवन हनीफ अब्बासी के डिसीजन तक, और इवन आज भी जो अपील चल रही है शेख रशीद वाली, आज भी मियां साहब का बिल्डअप है। और मुझे यकीन है, और मैंने सारी चीजें मियां साहब की फेवर में जा रही है, मुझे यकीन है कि कल का दिन जो होगा, आज रात 12 बजे के बाद बहुत ही शफाफ इलेक्शन होगा। बिल्कुल सही, शफाफ इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट भी मुझे समझ आती है ट्रांसपेरेंट की। मेरा मतलब ये कि शफाफ यानी कि कोई पोलिंग के दौरान इंजीनियरिंग नहीं होगी, जो करना था पहले कर लिया, जो करना है आज रात 12 बजे तक है, 12 बजे के बाद। मेरे आसपास की गल नहीं समझे, समझ गया, कह रही कल जो इलेक्शन ने वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होंगे, साफ शफाफ होंगे, लेकिन जो करना थी पहले कर लिया। क्या था कि देखिए क्या कर लिया, में से 61 आज जंग ने रिपोर्ट छापी है आप ही के अखबार में, 115 में से 61 PMLN के लोग जो है छोड़ के जा चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे उसके अंदर जो है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है, कई जो है वो नाहल, यानी हनीफ अब्बासी से लेके आपने देखी है फहरिस्त, को पता है वो नाहल हो गए। तो जो कमरुल इस्लाम नैब के अंदर है, उसके बच्चे उसकी कैंपेन चला रहे हैं। तो यानी कि आपके ख्याल में अब जो होगा वो साफ होगा, साफ होगा, ये सारा कुछ जो होना था इसके बाद आज 12 मैंने कहा 12 बजे मैंने अभी अदालत लगी है, अभी कैंपेनिंग 12 बजे खत्म हो गई, लेकिन अभी भी 12 बजे आज रात 12 बजे एक्चुअल कैंपेनिंग खत्म होगी। देखिए अब ये जो आप नदीम साहब जो बात कर रहे हैं बड़ी खतरनाक है। अभी पोलिंग स्टेशनों के ऊपर मवाद जाना शुरू हुआ है। मवाद का मतलब ये कि जो इस्तेमाल होना है, ठप्पे हैं, मोहरे हैं, इंतजामिया उसको कल रात को वहीं पे रॉम है जिसके ऊपर लोगों ने निशान लगाने हैं। ये सर अभी ये इसकी तस्वीर हो चुकी है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट, और लोग जो है इसको पहुंचा रहे हैं और उसके बाद फिर इस्तेमाल। तो ये रात 12 बजे तक जो है ये सारा काम कंप्लीट हो रहा है और कल से फिर जो है वो ठप्पे लगने और ठप्पे लगने में किसी किस्म का कुछ नहीं होगा। ठप्पे लगने के दौरान कोई आपके ख्याल में गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन गड़बड़ है, उसमें गड़बड़ है। उसमें है गड़बड़, इसलिए कि पहली बार पाकिस्तान के तारीख के हर इलेक्शन में मीडिया को एक्सेस होता है पोलिंग स्टेशंस के अंदर, लेकिन इस बार मीडिया को ब्लॉक कर दिया गया है, वो पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जा सकते। देखिए पोलिंग स्टेशन अगर कोई तो ये शफाफ इलेक्शन कैसे हुआ जब मीडिया ही नहीं देख रहा? अगर कोई इंजीनियरिंग होनी भी है ना तो देखिए पोलिंग स्टेशन के अंदर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें सारा इलेक्शन का प्रोसेस देखें, इलेक्शन कमीशन के पास जा रहा है और वहां से रिजल्ट अनाउंस हो रहा है। पीछे भी इंजीनियरिंग पे जिसपे इमरान खान दुहाई देते रहे कि 2013 के इलेक्शन पे, तो वो भी जो इंजीनियरिंग हुई थी वो वही कहा जाता है कि रिटर्निंग ऑफिसर के लेवल पे जाके हुई, वहां पे थैले बदले, वहां पे डाला गया, जो गलत साबित हो गया। ठीक है ना, जो गलत साबित हो गया। तो अगर वो कुछ होगा तो वो उस स्टेज पे तो, लेकिन कल का जो इलेक्शन मैं बता रहा हूँ ग्राउंड जीरो पे, और अल्लाह ना करे, जिसका मुझे बहुत डर है, खुदा ना करे कि जिस हीटेड
एनवायरनमेंट में इलेक्शन हो रहा है और ख़ास तौर पे इसके अंदर एक नफरतों का जो बीज बोया गया हुआ है, नॉट ओनली विद इन द पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, दो ग्रुपों में, 3 ग्रुपों में, पार्टीज में, लेकिन इदारों के बारे में जो गुस्सा है, जो लोगों को वो है पोलराइजेशन ऑफ ये जो राजब ये क्लियर हो गया है कि पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो अब करेंगे, वो किसके अंडर होंगे, किसके अंडर नहीं होंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो, इससे फर्क पड़ता है वैसे? नहीं, इससे पड़ता है, इससे बहुत लेकिन आसमा मुझे ये बताया कि पहले ये खबर आई थी कि वो सारे इख्तियारात जो हैं वो कर लिए, उसके अलावा भी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन मैं नहीं कह रही कि हम उसको डाउट उस पे करें। आई थिंक अगर आप देखें हम 2013, 2008 और पिछले सारे इलेक्शंस, ऑफ कोर्स देयर इज अ 70 ईयर हिस्ट्री व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, लेकिन अब हम 2018 में खड़े हैं। उसके हवाले से भी हमारा जो पोलिंग सिस्टम्स है, आई थिंक इट्स वेरी डेटेड। अब तक हमें बायोमेट्रिक्स पे आ जाना चाहिए था, हमारे पास CNIC कंप्यूटराइज्ड है, आपके पास पासपोर्ट्स कंप्यूटराइज्ड है, वी शुड हैव बीन अ माइल अहेड। लेकिन मेरा सवाल ये है, जो आपने बात की कि मीडिया, नहीं, जब आपने मीडिया की बात की, आई फील कि मीडिया वाइज भी हमें ये देखना चाहिए कि मीडिया शफाफियत को इंश्योर करे। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लुक एट व्हाट हैज हैपेंड इन यू नो ट्रम्प्स अमेरिका। जब उनके इलेक्शन हुआ तो फेक न्यूज की वजह से मीडिया हैज द पावर टू हाईजैक इलेक्शंस एज वेल। तो अगर आपको रोका जा रहा है अंदर जाने से, आई पर्सनली फील दैट्स नथिंग रॉन्ग विद दैट। मेरा पॉइंट ये है कि हम अमेरिका नहीं बन सकते, हम बर्तानिया भी नहीं बन सकते, लेकिन फेक न्यूज तो इंडिया भी नहीं बन सकते, हम बांग्लादेश में नहीं बन सकते। हमारे सोशल मीडिया की ट्रोलिंग और लड़ाइयां हमारे यहाँ हो रही हैं, जो सवाल हमारे इलेक्शन के ऊपर उठाया जाता है, she's pointing out on the deception. It's basically the deception, right? Which the media at times create. Exactly. और कितना इस वक्त तो हमारे सामने आया कि polarized है. You can look at a network and almost expect कि वहाँ पे क्या बात होगी, किसकी favor में बात होगी. Even then, देखिए जो ये तो देखिए एडिटर का या जो हमारे मीडिया हाउसेज हैं, ये उनका किरदार होगा कि आपको उसको किस तरह से फिल्टर करके देते हैं। सवाल ये है कि आपने तो एक्सेस पे ही पाबंदी लगा दी ना, आपने तो एक्सेस पे पाबंदी लगा दी कि पोलिंग स्टेशन जहां पे दुनिया भर के अंदर कभी मीडिया को ब्लॉक नहीं किया जाता, वहां पे अब उनके एंटर होने की इजाजत ही नहीं है। अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि मीडिया की जो ताकत है, लाइक इट और नॉट, देखिए कैमरा को जाने की इजाजत नहीं, वरना आपको कार्ड दिए गए। एज ऑब्जर्वर्स, एज रिपोर्टर्स, पीपल हैव एक्सेस इनसाइड द पोलिंग स्टेशन। इट इज जस्ट द कैमरा दैट इज नॉट अलाउड टू। व्हाई कैमरा? आप इस वक्त मीडिया के बिहाफ पे बड़ा अच्छा केस, लेकिन मुझे माजरत के साथ मीडिया भी तो डे 1 से जिस तरीके से लेट के इस हालत को उसने अपने आप को पहुंचाया है, उसको भी तो किसी का कसूर नहीं है। मीडिया भी तो ले के गया ना तश्तरियां, यूं ऐसे तश्तरियों वाले भी थे और लेटने वाले भी थे। मुझे बताएं, मीडिया ने जब भी इस मुल्क में ख़ास तौर पे इन दिनों में ये जो सारा कुछ हुआ, क्या पॉजिटिव रोल प्ले किया इदारों ने और जर्नलिस्टों ने? कोई बोला है? कोई बोल रहा है? कोई बोलेगा? शिबली साहब को ले ले, शिबली साहब बड़ी देर से होल्ड करके बैठे हुए बोल रहे हैं और मैं बिल्कुल इस बात से मुझे इत्तेफाक नहीं है। लोग बोल रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। मीडिया में ऑनर्स की बात नहीं करी, सहाफ़ी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और आपको ये जो मुख्तलिफ ओपिनियन मिल रहा है, ये भी हुस्न है जमहूरियत का कि लोग कुछ इत्तफाक करते हैं, कुछ इख्तलाफ करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मीडिया अपना किरदार सही अंदाज में अदा नहीं कर रहा है, यही तो मेरा सवाल था आपके सवाल पे कि मीडिया को रोक दिया गया अंदर जाने से। जब रोक दिया गया तो क्या मीडिया की जो बॉडीज थी, जो सहाफ़ियों के जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या, किसी ने कोई एहतजाज किया, कोई इलेक्शन कमीशन के पास गया, कोई कानून में गया, कोई किसी अदालत में गया? उसके लिए पहले से इंश्योर करता है ना, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें इंश्योर करता है, उसके लिए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और लॉज हमारे मौजूद हैं, और लॉज मौजूद हैं उसके अंदर। देखिए 99A जो है हमारा 19A, वो ये हमें इंश्योर करता है कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है पाकिस्तान के अंदर, उसमें ठीक है बार्स हैं जिसको कि हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो है वो उसके उस छलनी में से छनते हुए जो है अपनी चीज को आगे लेके आए। लेकिन जब उसको कोई इल्जाम तराशी मुझे बताइए कि मीडिया ने कम से कम इस इलेक्शन के दौरान जो है मीडिया, किसी भी मीडिया हाउस ने, आप बेशक कहें कि किसी का पॉइंट ऑफ व्यू किसी के साथ है और किसी का पॉइंट ऑफ व्यू किसी के साथ है, कोई इस तरह की इल्जाम तराशी मीडिया की तरफ से नहीं हुई है। हाँ,
सियासतदान आके करते हैं, वो उनके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, वो करते हैं। माजरत के साथ आप देखिए बहुत बड़े बड़े नाम हमारी जर्नलिज्म इंडस्ट्री के भी हैं, जितने पीसेज ये इंटरनेशनल मीडिया पे लिखते हैं पाकिस्तान के हवाले से, ये अपनी सहाफत को आज़ाद तस्वुर कराने के लिए या इस इंप्रेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए हमेशा इनका नैरेटिव एंटी पाकिस्तानी होता है। जो बातें यहाँ पे नहीं पाकिस्तान को कैसे एक सेकंड, आजकल सोशल मीडिया पे लोकल मीडिया पे क्यों नहीं चला पाते, ये बाहर ही जाके सारी आजादी कैसे आती है? ये अप्रोच सूट करती है, बोल्ड जर्नलिस्ट कहलाता है फिर। नहीं मेरे मैं बहुत दुखा हूँ। सवाल ये है कि पिछले 2 दिन से पिछले 24 घंटों में आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा एक बड़ी एग्रेसिव कैंपेन आई है अगेन गद्दार लोगों के तस्वीर और एंटी पाकिस्तान रॉ वर्सेस आईएस ढाढ़ा हो रहा है। रियलाइज ये करने की बात है कि दिस इज द एज ऑफ 5th जनरेशन वॉरफेयर में हम। वेरी ट्रू। 5th जनरेशन वॉरफेयर का लफ्ज तो हमने सीखा है, लेकिन आसफा शिराजी मेरे साथ मौजूद हैं जी, सिद्रा इकबाल मेरे साथ मौजूद हैं और नदीम इकबाल साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और आपके सामने ट्रांसमिशन इलेक्शन ट्रांसमिशन रख रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या सवाल करना है क्या नहीं करना है क्योंकि इतनी रिस्ट्रिक्शंस है। एक क्लैरिफिकेशन की तरफ आता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या डिस्कस करना है क्या डिस्कस नहीं करना है क्योंकि इतनी रिस्ट्रिक्शंस आती जा रही हैं कि पता नहीं वो कैंपेन के जुमरे में ना शामिल हो जाए सारा काम, तज्जिया उनको भी ना हो जाए, पता कोई ना कोई रोला ही पाया जाए। पेशेंट गोइयां मत करें, ये मत बताएं कि किसमें क्या हो रहा है। पेशेंट गोई क्या करे? चलिए महकमा ज़राअत पे बात करते हैं, महकमा ज़राअत पे बात करते हैं। हम कोई सुंडी मार स्प्रे की बात कर लेते हैं, हम कोई फर्टिलाइजर्स की बात कर लेते हैं। जो क्लैरिफिकेशन में बात करी थी वो इम्पोर्टेंट, मैंने अभी भी दोबारा देखा है, मोबाइल कैमरे मोबाइल नहीं ले जा सकते, कैमरा ले जा सकते हैं, लेकिन कैमरे से जाहिर है कि जब आप मोबाइल पे होते हैं तो रिपोर्टिंग कैमरा तो फौरी तौर पे रिपोर्ट नहीं कर सकता, मतलब डीएसएनजी तो बहुत दूर होती है, हर पोलिंग स्टेशन पे आप हो भी नहीं सकते। तो जो इमीडिएटली इस दफा आप सब सहाफ़ी कर रहे थे कवरेज, वो ज्यादातर मोबाइल से कर रहे थे, कैमरों से नहीं कर रहे। देखिए एक और से नहीं कर रहे। राना साहब जो एक और चीज नहीं, एक और चीज जो क्लैरिफिकेशन में और कोड ऑफ कॉन्डक्ट में आई है कि एक तो 7 बजे से पहले कोई रिजल्ट्स अनाउंस नहीं होंगे। रिजल्ट्स में जो कि गैर हतमी अगर नताइज हैं तो उसमें गैर हतमी कहना बहुत ज़रूरी है। एक जो हम रेस में देखें, जो मीडिया की कोताहियां हैं, जहां कमियां हैं, उसको हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि जी हम एक रेस में लग जाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ फलाने हल्के का रिजल्ट मेरे पास आ गया है, लेट्स नॉट डू दैट। इट क्रिएट्स कंफ्यूजन, इट क्रिएट्स सनसनी फॉर नो रीज़न। अभी आप जो बात करें, देखिए कैमरा है, अगर आपको कोई एविडेंस मिले किसी मैल प्रैक्टिस का, उसको रिकॉर्ड कीजिए, चलाइए, उसको वेरीफाई कीजिए, जो कि खुद ये कह रही हैं। अस्मा ने अभी कहा कि जी एडिटोरियल चेक्स एंड बैलेंस होता है विच इंश्योर्स के रिपोर्टिंग इज एथिकल। लेकिन अगर एक रिपोर्टर फॉर अ मिनट लेट्स से कि देखिए कोई फरिश्ता नहीं है, अगर कॉम्प्रोमाइज्ड है, वहीं पे आपने वीडियो बनाई, वहीं पे आपके पास मोबाइल कैमरा है, आप सनसनी फैला सकते हैं, आप पूरे पोलिंग को डिसरप्ट कर सकते हैं। सो इट आई थिंक इज अ गुड स्टेप टू इंश्योर। इसका देखिए इस तरह तो फिर हम सड़क पे नहीं निकल सकते कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो हम निकले नहीं। देखिए आपका एक पूरे इदारे काम करते हैं आपके, और ये कोई हमारा मीडिया कोई बहुत ये मैच्योर मीडिया और मैच्योर हो भी रहा है, तो आपने खुद फेस किया है। आप मुझे बताएं, एक वीडियो कॉल यू वर ट्रोल्ड लाइक क्रेजी, अभी एक हफ्ते पहले की बात है, आप खुद देखें मोबाइल फोन से क्या कुछ हो जाता है। देखिए बोलने दीजिए, अगर आप उसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं ना तो उसके लिए तो आपके पास इदारे हैं जो ये काम कर रहे हैं। वो मैनिपुलेशन तो बाकायदा सोचे समझे तरीके से हुई और होती है ट्रोलिंग। जो आपके ऑडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप बना देते हैं कि जी मेरी लीक्ड ऑडियो हो गई, तो वो सारा वो सिलसिला। हम चैनल्स की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी और सहाफ़ती इदारे रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। अब दहशतगर्दी की कवरेज वैसे नहीं होती जो पैसे शुरू में होती थी। इवन रिपोर्टिंग जो चैनल अभी जो बीच में ज़िमनी इंतखाब हुए, 7 बजे से पहले किसी ने नतीजा आउट नहीं किया है, और गैर सरकारी कहते रहे। मुझे कहा जा रहा है कि बेचारा कोई बहुत ही कोई चवल है जहां से सामान मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर मुंतकिल किया जाएगा। कराची में इंतखाबी सामान की तरसील के लिए सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है।
जिला शर्की में एक्सपो सेंटर, रॉयल बैंक्वेट हॉल, जिला जनूबी में गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज, जिला वस्ती में कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल, जबकि जिला गरबी में कोरंगी के इलाके से इंतखाबी सामान की तरसील जारी है। उमरकोट और लाड़काना समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में इंतखाबी सामान की तरसील की गई। पेशावर में भी इंतखाबी मवाद की तरसील जारी है। प्रिजाइडिंग अफसरान का कहना है कि इलेक्शन मटीरियल की वसूली में उन्हें सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। इंतजाम बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके लिए अच्छा तो ये कि खुली जगह पे सब लोगों को बारी बारी बुला लेता और उनको अच्छे तरीके से आराम से उनको सामान देते थे। दूसरी जानिब इलेक्शन इंतजामिया का कहना है कि पेशावर का मौसम खराब है, मुश्किलात तो हैं लेकिन बर्दाश्त करना होगा। लेकिन नो डाउट वेदर कंडीशन जो है वो बहुत हार्श है और आप ये रश भी देख रहे हैं क्योंकि सारे पोलिंग स्टेशंस की जो है सामान की तरसील यहाँ से हो रही है क्योंकि ये इलेक्शन जो है ओवरऑल हम सारों की जिम्मेदारी है, खाली इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं है। जबकि कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंतखाबी मवाद की तरसील शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। सामान की तरसील के बाद प्रिजाइडिंग अफसरान आज रात पोलिंग स्टेशन में ही गुजारेंगे, जबकि कल सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज होगा। इलेक्शन कमीशन ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात फौजी अफसरान को 3 रोज के लिए मजिस्ट्रेट के दर्जा अव्वल के इख्तियारात तफवीज़ कर दिए हैं। प्रिजाइडिंग और फौजी अफसरान आज से फौरी सजा सुना सकेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर नजर से। यासिर नजर बताएगा कि ये तमाम तर इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए हैं और आज से ये बाइख्तियार हो गए हैं लोग, तो क्या तफसीलात हैं आपके पास? ये इख्तियारात का इस्तेमाल कल से शुरू कर सकते हैं, आज से शुरू कर सकते हैं, और इस वक्त क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, प्रिजाइडिंग और इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर जो फौजी अफसरान होंगे इनको मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियार दिए गए हैं, जिसमें प्रिजाइडिंग और फौजी अफसरान जो हैं आज से फौरी तौर पर जो है सुना सकेंगे। मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियार जो हैं अगले 3 रोज के लिए तजवीज़ किए गए हैं, जिसमें 26 जुलाई तक को हासिल होंगे, जबकि प्रिजाइडिंग और फौजी अफसरान जो है इंतखाबी अमला और इंतखाबी अमल जो होगा इस सारे में अगर कोई खलल डालता है तो उसको फौरी तौर पे 3 माह के लिए जेल भी भेज सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के जो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के लिए किए गए हैं, साथ साथ क्योंकि मुख्तलिफ सुना सकेंगे और फौरी तौर पर 3 माह के लिए किसी भी शख्स जो इलेक्शन प्रोसेस में खलल डालेगा या किसी भी तरह। बहुत शुक्रिया यासिर नजर, तफसीलात बता रहे थे। अहम खबर शामिल करें। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में नाले से बरामद होने वाले शनाख्ती कार्ड्स के हवाले से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। पुलिस ने शनाख्ती कार्ड्स एसपी सिटी के दफ्तर मुंतकिल करने के लिए नादरा हुकाम को मुतल्ला कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ गजनफर खान से। जी गजनफर खान, इब्तदाई तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, क्या नादरा को भी इतला दी गई? आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। लाहौर का ये इलाका है शफीकाबाद, जहां से नाले से बरामद होने वाले शनाख्ती कार्ड्स के हवाले से अब तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। पुलिस ने शनाख्ती कार्ड्स एसपी सिटी के दफ्तर मुंतकिल करके नादरा हुकाम को मुतला कर दिया है। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। आज की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। ये शनाख्ती कार्ड का मामला है। लाहौर का इलाका है शफीकाबाद, जहाँ से नाले से ये तमाम शनाख्ती कार्ड्स बरामद हुए हैं और इस हवाले से बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। पुलिस ने शनाख्ती कार्ड्स एसपी सिटी के दफ्तर मुंतकिल करके नादरा हुकाम को मुतला कर लिया है। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। ये अहम मामला है शनाख्ती कार्ड के हवाले से, जहां पर कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी जो है हाई अलर्ट होगी, जहां पर कहा जा रहा है कि तमाम तर सूरत हाल को काबू में रखा जाएगा। वहीं शफीकाबाद के इस नाले से ये शनाख्ती कार्ड बरामद हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, लाहौर में ढेरों शनाख्ती कार्ड्स नाले से मिले तो दूसरी तरफ इंतखाबी अमल के दुश्मनों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ लिया है। उमरकोट में रेंजर्स ने यह अहम कार्रवाई की है, जिसके दौरान गाड़ी से जाली बैलेट पेपर्स बरामद कर लिए गए हैं और 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। रेंजर्स की बड़ी कार्रवाई, उमरकोट से जाली बैलेट पेपर्स पकड़ लिए। कार्रवाई पाकिस्तान चौक पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने की। चेकिंग के दौरान गाड़ी में छुपाए गए जाली बैलेट पेपर्स बरामद कर लिए। कार्रवाई के दौरान जाली बैलेट पेपर्स ले जाने वाले 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बैलेट पेपर्स को हल्का PS 52 के गांव बोड़बाह मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। मुल्जिमान की शनाख्त इकबाल, नवाब खंगार,
हाकिम और अनवर के नाम से हुई। पुलिस ने ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया। पुलिस का कहना है कि इस मामले की मजीद तफ्तीश जारी है। तहकीकात के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े इलेक्शन कल होने जा रहे हैं, लेकिन कराची पुलिस को इंतजामात के लिए ताहाल बजट जारी नहीं हो सका। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा। जी सऊद, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस को इंतजामात के लिए जो है ताहाल बजट जारी नहीं किया जा सका है। ज़राए का कहना है कि मुतल्लिका अफसरान को इलेक्शन के तमाम इंतजामात अपनी जेब से जो है पूरा करने होंगे। पुलिस को ट्रांसपोर्ट, खाने और रज़ाकारों की उजरत का जो है बजट मिलना था, जो कि ताहाल नहीं मिल सका है। ज़राए का कहना है कि खवातीन और मर्द रज़ाकारों की बड़ी तादाद एक रोज के लिए जो है भर्ती की गई है। पेट्रोल और दीगर उच्च अखराजात भी जो है बजट में शामिल थे, जबकि इलेक्शन ड्यूटीज के लिए पुलिस ने जो है ट्रांसपोर्टर्स पे जो है बिजलियां गिरावी और मुख्तलिफ जोन में जो है सैकड़ों गाड़ियां बताया जा रहा है कि पकड़ी गई और इलेक्शन में पुलिस का होने वाला खर्चा कहाँ से आएगा, ये एक सवालिया निशान बन गया है। कई पुलिस अफसरान परेशान भी है। पुलिस ज़राए का कहना है कि कई रोज से कहा जा रहा था कि बजट DIG जोन के जोनल जो DIG उनके पास है, लेकिन इलेक्शन में चंद घंटे जो है बाकी रह गए, लेकिन किसी मुतल्लिका अफसर को जो है ताहाल बजट नहीं मिल सका है। ताहाल बजट नहीं मिल सका और इलेक्शन में कुछ घंटे बाकी हैं। तफसीलात बता रहे थे सऊद बिन मुर्तजा, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद में पोलिंग के सामान की तरसील के लिए जिला इंतजामिया के पास गाड़ियां कम पड़ गई हैं। बैलेट बॉक्सेस ले जाने के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान रक्षा ले आए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज अजीम शहजाद से। अजीम, गाड़ियों का मुतबादिल के तौर पर रक्षा इस्तेमाल किया जा रहा है, इंतजामिया का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इंतजामिया जो है इस तमाम मामले पर मुकम्मल जो है खामोश है। इंतजामिया और ट्रैफिक वार्डन की जानब से पिछले कई रोज से गाड़ियों की पकड़ दकड़ जो थी वो जारी थी और आज सुबह से जो सामान की तरसील है वो उन्हीं गाड़ियों पर की जा रही थी, लेकिन अब वो जो गाड़ियां हैं कम पड़ गई हैं, जिसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो मजबूरन रिक्शे जो है वो लेकर आ रहे हैं और जिस पर बगैर किसी सिक्योरिटी के ये सामान की तरसील जो है वो जारी है। इंतजामिया मुकम्मल खामोश है। जिस जगह पर ये सामान जो है वो तकसीम किया जा रहा है सेशन कोर्ट में, उसकी तो सिक्योरिटी जो है वो बड़ी सख्त है, तमाम उसके रास्ते बंद है, खारदार तायन लगाकर बंद किया गया। लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय जो दूसरी ट्रांसपोर्ट पर जो सामान मुंतकिल किया जा रहा है उसकी कोई भी सिक्योरिटी नहीं है और इंतजामिया जो मुकम्मल खामोश है। जी ठीक है, फैसलाबाद में पोलिंग के सामान की तरसील के लिए जिला इंतजामिया के पास अब गाड़ियां कम पड़ गई हैं, तो बैलेट बॉक्सेस ले जाने के लिए रक्षा इस्तेमाल किया जा रहा है। इंतजामिया मुकम्मल तौर पर खामोश है। तरसील का काम है वो मुतासर हुआ है। बारिश की वजह से जो साहिबान लगाए गए थे वो भी गिर गए हैं। ताहम जो रिटर्निंग अफसरान और दीगर जो मुतल्लिका महकमों के जो एहलकार हैं उन्होंने फौरी तौर पर इस तरसील के काम को डिस्टर्ब होने से बचाने के लिए जो मुलाजमीन है, अमला है, उन्हें सामान की फराहमी का जो सिलसिला है वो कचहरी के मुख्तलिफ दफातर में शुरू कर दिया है। यकीनन इस बारिश की वजह से अमला को सामान की फराहमी में और वसूली में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से साहिबान भी गिर गया, वहाँ पे जो काम था वो भी मुतासर हुआ। काम फौरी तौर पर जिली हुकूमत के जो अफसरान है, रिटर्निंग अफसरान जो हैं, उन्होंने मौका पे सारे मामला को हैंडल करते हुए सामान की फराहमी का सिलसिला जो वो बिला ताखीर जो वो दोबारा शुरू कर दिया और अब जो अमला जो है वो। जी बहुत शुक्रिया अंजुम, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं लाहौर में अल्लामा इकबाल रोड पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में कायम पोलिंग स्टेशन में इंतखाबी सामान पहुंचना शुरू हो गया है। पोलिंग स्टेशन के बाहर पुलिस एहलकार तैनात हैं। मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ कमर जब्बार से। जी कमर जब्बार, अपडेट कीजिए कि इंतजाम तसल्ली बख्श हैं, क्या प्रिजाइडिंग अफसरान सामान की तरसील से मुतमईन भी है? जी लाहौर में कौमी असेंबली की 14 और सूबाई जी कमर जी लाहौर में कौमी असेंबली की 14 और सूबाई असेंबली की 30 नशिस्तों के लिए तकरीबन 3,800 स्कूल में कायम। या क्या मेरा प्रीव्यू नहीं जा रहा? तैनात है। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। लाहौर में अल्लामा इकबाल रोड है जहां पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है, जिसमें कायम पोलिंग स्टेशन में इंतखाबी सामान पहुंचना शुरू हो गया है। पोलिंग स्टेशन के बाहर पुलिस एहलकार तैनात हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं आज न्यूज़ की स्क्रीन पर। ये मनाजिर हैं सामान की तरसील का। 14 कौमी और
जी, लाहौर के 14 कौमी और 30 सूबाई हलकों के लिए तकरीबन 3,887 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिसमें 1,230 मर्दाना और 1,261 जनाना, जबकि 1,496 के करीब मुश्तरका पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इन पर सामान की तरसील का अमल तो अभी आहिस्ता आहिस्ता जारी है, लेकिन जहां सामान पहुंच गया है वहां पर इस तरीके से जो रुकावटें खड़ी करके तो गेट बंद कर दिए गए हैं। पोलिंग स्टाफ अंदर बैठा सामान की गिनती वगैरह में मसरूफ है, और जो चीज़ भी कहीं शॉर्ट है, कहीं इंक शॉर्ट है, कहीं पेंसिलें नहीं दी गई, तो ये सामान दोबारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो अपने मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर से जाकर लेकर आ रहे हैं। और ये तकरीबन सामान की तरसील का अमल कहा जा रहा है कि आज शाम 6 बजे तक मुकम्मल हो जाएगा। और रेंजर्स के सामान की तरसील का जो सिलसिला है वो तो मुकम्मल हो जाएगा। कमर, ये आपसे जानना चाहेंगे, प्रिजाइडिंग अफसरान सामान की तरसील से क्या मुतमईन नजर आते हैं? जी, अभी तक जो उन्हें पैकेट दिए गए हैं और जो पोलिंग स्टेशन है उनमें आके जो उन्होंने सामान चेक किया है, तो जाहिर है कुछ सामान शॉर्ट जरूर है, किसी में मोहर नहीं है, कहीं पेंसिलें नहीं दी गई, कहीं लॉक नहीं दिए गए। और बैलेट पेपर की गिनती के हवाले से भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर अभी ये देख रहे हैं कि आया कि इस पोलिंग स्टेशन में जितने बैलेट पेपर है क्या उन्हें मुकम्मल दे दिए गए हैं। तो बहरहाल जो इलेक्शन मटेरियल शॉर्ट है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर दोबारा अपने रिटर्निंग ऑफिसर से रब्ता करता है कि ये। बहुत शुक्रिया कमर जब्बार अपडेट करने के लिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन ने आज न्यूज से गुफ्तगू में कहा है कि नवाज शरीफ सजा से फायदा उठाना चाहते हैं, वो जेल जाने से बहुत घबराते हैं, पहले भी एनआरओ करके बाहर जा चुके हैं। ये तो इनको बहुत फायदा पहुंच रहा है इसका, पर एक चीज और मेरे लिए माननी बड़ी मुश्किल है। ये नवाज शरीफ जिस कदर जेल से घबराते हैं और आज भी वो बीमार हुए हैं, हालांकि एकोकार्डियोग्राम उनका अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आया है। तो पिछली दफा जेल गए थे तो 1 साल के अंदर मुशर्रफ से डील करके, मुशर्रफ से एनआरओ करके, सर्दियों की वफाकत से, अरेबियों की वफाकत से, जिसमें काफी टाइम लगा होगा, तो दर्शक करके मुआहदा 1 साल के अंदर आप यहाँ से गायब हो गए थे और